नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो काफ़ी कुछ जाना उसमें कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या नया इंट्रोड्यूस किया। और उस एक्ट के आखिर में हमने एक बात पढ़ी थी कि एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट जो है किया जाएगा 10 सालों बाद, और वो कमीशन जो है एग्जामिन करेगा इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। और उसको एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट जो है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और उसमें देखा जाएगा कि जो हमने ये एक्ट नया इम्प्लीमेंट किया था 1919 वाला, वो कितना कारगर रहा और भारत में कितना उसको लोगों ने अपनाया। तो इसके बारे में, इस चीज़ को, इसका अध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। तो इसका नाम दिया गया था इसको साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, सो 1919 से लेकर 1929 तक 10 साल बनते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये कमीशन 2 साल पहले ही आ गया। सो नवंबर 1927 में ये कमीशन भारत में अपनी कमेटी जो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तो इसको भेज दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। तो उनको भारत भेजा गया था और ये कहा गया था कि जो हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान भारत में लागू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो कितना कारगर रहा है और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चली है भारत की उस एक्ट के अधीन। तो इस सब के ऊपर जो है रिसर्च करेंगे और रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो सबसे जो नाराज़गी वाली बात थी इंडियंस के लिए इस कमीशन के तहत, वो ये थी कि इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे। तो इसीलिए जितनी भी भारत में पार्टीज थी उन्होंने इस कमीशन का बायकॉट कर दिया। तो कहने का मतलब यही था कि आप पूछने आ रहे हो हमको कि हमें एक्ट कैसा लगा 10 सालों में, हमें क्या क्या कठिनाइयों का हमने सामना किया, तो आपने अपने कमीशन में कोई इंडियन को रखा ही नहीं है। आप तो सभी के सभी ब्रिटिशर्स हो, तो आप हमसे बातें तो पूछ लोगे, तो फिर आप हो सकता है कल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके रिपोर्ट बनाकर आप आगे पेश कर दो, तो सही बात आगे पहुंचे ही ना। तो इसी के चलते सभी पार्टीज ने इस कमीशन का बायकॉट कर दिया। तो फिलहाल यही एक कमीशन था, जब लाला लाजपत राय जी भी आए थे तो इसी कमीशन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो तब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था और उनके माथे पर काफ़ी चोटें आ गई थी, तो उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो क्या क्या रेकमेंड किया इस रिपोर्ट के तहत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन ने जो जो रेकमेंड किया इस रिपोर्ट के तहत, सबसे पहली बात कही कि जो डायरकी है उसको आप अबॉलिश कर दो। ओके, सो डायरकी को अबॉलिश करने की बात की गई। तो मैंने यहाँ पर 1919 के एक्ट में आपको बताया भी था कि यही सबसे बड़ा मुद्दा था विरोध का उस समय जब ये एक्ट लाया गया था। तो डायरकी जो था इसके बारे में मैंने चर्चा भी की है। सो डायरकी कहाँ पर ख़त्म की, प्रोविंसेस में। ओके, प्रोविंसेस के केस में डायरकी को ख़त्म किया गया, जिसको हमने डबल गवर्नमेंट का हमने स्कीम पढ़ा था, जिसमें यह कहा गया था कि 2 तरह के सब्जेक्ट्स बना दिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये स्कीम प्रोविंसेस को नहीं पसंद आई थी। ओके, तो स्टेट्स में, प्रोविंसेस में स्कीम को अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन की गई कि आप ऐसे करो। इसके अलावा ये कहा गया कि जो प्रोविंसेस है वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एक्सटेंशन करो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो इसका एक्ट का जो मेन थीम था यही था कि भारत में हमने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो उसको एस्टेब्लिश करना है। तो सारा का सारा कंट्रोल जो था सेंट्रल लेवल पे था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके की हेड वाइसरॉय थे, उनके पास था। तो अभी यहाँ पर इस एक्ट के तहत कहा गया कि जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, राज्य हैं, उनको भी आप जो है उसको एक्सटेंड करो, या आप जो अपनी पॉलिसी लेकर आ रहे हो तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने का हक दो। इसके अलावा बात की गई कि एक फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया और जो पहाड़ी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मिलाकर। तो देखिए, ऐसा था कि बहुत सारे राज्य थे, पहाड़ी राज्य भी थे, जो मैदानी राज्य थे, जहां पर प्रिंसली स्टेट से राजा महाराजा का रूल था। तो बहुत सारे राजे महाराजे ऐसे थे जिनकी जो बॉन्डिंग थी अंग्रेजों के साथ काफ़ी अच्छी थी, और जिसके तहत अंग्रेज क्या करते थे, वहां तक अप्रोच ही नहीं करते थे, उनको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं बनाते थे। ओके, तो इसके चलते जो थे, दोनों को सहयोग करके वो चलते थे। बहुत सारे राजे महाराजे ऐसे भी हुए थे। तो यहाँ पर
साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने यह कहा कि आप एक फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, ओके, ताकि जो कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके आगे आने वाले समय में। और जो चौथी बात बोली वो ये कहा कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, ठीक है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर एक जो रिलीजन है वो अपना कैंडिडेट जो है उसको इलेक्ट करके आगे भेजेगा असेंबली में, तो वहां पर वो उनकी बात रखेगा। तो इसको यहाँ पर जारी रखने की बात कही गई इस रिपोर्ट के तहत। अगर आपने जैसे 1909 का जो एक्ट था उसमें मुस्लिम्स को सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पर सुविधा दी गई। फिर 1919 के एक्ट के तहत सिक्स जो यूरोपियंस थे, उसके अलावा जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, ओके, तो इनको भी जो था इसका राइट दे दिया गया। तो आगे बात करें तो ये जो प्रपोजल यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई, तो इसी के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ओके, जिसमें कौन कौन बैठा था, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अच्छे तरीके से चला सके हम आने वाले समय में, उसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। क्वेश्चन जो आते हैं तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो आगे बात करते हैं। तो इसी यहाँ पर जो डिस्कशन थी, प्रपोजल थी, इसके बेसिस के ऊपर जो था एक वाइट पेपर जो था जारी किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर वाइट पेपर जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो उनकी यहाँ पर वहां पर इसको सबमिट किया जाएगा कि उनकी कंसिडरेशन में इसको भेजा जाएगा कि आगे वो काम करेंगे, वो देखेंगे कि जो आने वाला रिफॉर्म होगा, जो भी यहाँ पर गलतियां हैं उसको हम सही करेंगे। तो सही इस हिसाब से करेंगे कि जो नया एक्ट आएगा, जो नया संविधान आएगा, उसमें जो गड़बड़ियां रह चुकी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर व्हाइट पेपर जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर ये भी जारी किया गया इसी रिपोर्ट के माध्यम से। तो यही था पूरा का पूरा साइमन कमीशन का रोल। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।